ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, जो कि वाइटल साइंस से हमने कंटिन्यू करेंगे। वाइटल साइंस में हमने अभी तक पढ़ा है, जो कि हमने पढ़ा पल्स, फिर हमने टेम्परेचर पढ़ा, फिर हमने फीवर भी पढ़ा था टेम्परेचर के साथ साथ। बाकी इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? सबसे पहले तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप, ये एक प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। सो और कहाँ से एक्सचेंज होता है ये तो आपको पता ही होगा, लंग्स में ये एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के थ्रू एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस नॉर्मल नॉर्मल आपको रिवीजन के तौर पे मैं ये बता दूंगा, ठीक है। फिर हम रेस्पिरेशन मेनली इंक्लूड्स थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले वेंटिलेशन, फिर डिफ्यूजन एंड फिर प्रोफ्यूजन। सो ये कैसे होता है कि पूरा वेंटिलेट होगा अच्छे से, फिर डिफ्यूजन होगा, फिर प्रोफ्यूजन होगा, तो वो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा? अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और ये जरूरी भी है ये वाले पॉइंट्स, तो इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन जो होगा, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन नहीं इंस्पायरेशन, इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस मतलब इसमें आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। इसमें आपका कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें आप इंस्पायर जब करेंगे एक्टिवली करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा एक्सपायरेशन है, मतलब एक्सपायर एक्सेल आउट करते हैं जब आप, एक्सपायरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। आएगा पैसिव प्रोसेस। इतना समझ गए आप? मतलब जब भी आप इनहेल करते हैं तो आप वो एक्टिवली करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक्टिव एनर्जी लगती है उसमें, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। एंड फिर जो एक्सेल आउट करते हैं वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं यूज करनी होती है। आप कभी भी करके देख सकते हैं उस चीज को। और जो तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स इन द ब्रेन स्ट्रीम। अब जो रेस्पिरेशन सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो द रेस्पिरेशन center is located in medulla oblongata pons, ठीक है, इन द ब्रेन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पता चल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन इन इज द CO2 in the arterial blood. If CO2 increase, rate and depth of respiration increase and vice versa. अब देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ही कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। तो इसमें क्या है, CO2 जो आर्टेरियल ब्लड में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब CO2 इंक्रीज होगी तो रेट इंक्रीज होगा और डेप्थ इंक्रीज होगी रेस्पिरेशन की। अगर वो डिक्रीज होती है तो रेट डाउन होगा और डेप्थ डाउन होगा। इतना समझ में आया? अब हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, कैप्नोग्राफी। तो कैप्नोग्राफी क्या होता है? कैप्नोग्राफी होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ CO2 इज इन इनहेल्ड। पूरा एकदम अच्छे से समझना कैप्नोग्राफी क्या होता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ CO2 इन द एक्सेल्ड एयर थ्रू आउट द एक्सलेशन। जब भी एक्सलेशन का प्रोसेस होता है तो जितनी जो CO2 एक्सेल्ड हुई है उसके मेजरमेंट को बोलते हैं कैप्नोग्राफी। समझ में मोटा मोटा ये है कि अगर आप CO2 को एक्सेल आउट करते हैं उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं कैप्नोग्राफी।
ठीक है, ये याद रखना कि कितना एक्सेल हुआ। ठीक है, अब ये बोलते हैं यूपनिया। व्हाट इज यूपनिया? यूपनिया होता है कि, इसको भी लिख लो कि नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, तो ये है न्यूपनिया। नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। और मैंने आपको नॉर्मल रेंज भी बता रखी है कि रेस्पिरेशन की रेंज कितनी है नॉर्मल, तो ये भी लिखवाने की जरूरत है नहीं, पर लिख लो एक बार तो ताकि याद रहे आपको, भूल तो नहीं हो। 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। ओके, यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिए, तो ऊपर राइट कॉर्नर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म क्या है कि कैसे रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो होता है, हाउ रेस्पिरेशन अकर। सो इसको हम हेडिंग डाल देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सीधा सीधा सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में क्या होता है। सबसे पहले जो डायफ्राम होता है, प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। सबसे पहले जो इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डायफ्राम होता है। ठीक है, अब जो ये क्या करता है इंस्पायरेशन में, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ऊपर होगा। ठीक है, एंड देन रिलैक्स, एक्सपायरेशन में रिलैक्स। अब हम इसको एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो ऐसे हो गया। सबसे पहले ऊपर डालते हैं, इधर ये मैकेनिज्म वाली लाइन हो गई है, एंड यहाँ पे डालते हैं इंस्पायरेशन, और यहाँ पे ये एक्सपायरेशन। ठीक है, बात करते हैं, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले, फिर रिलैक्स भी तो करना होगा। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, दो चीज करता है डायफ्राम। इंस्पायरेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपायरेशन के थ्रू रिलैक्स करेगा। ठीक है, जब प्रोसेस होगा। अब फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, ये भी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है हमारी, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है इंस्पायरेशन के थ्रू, एंड रिलैक्स करती है पैसिवली, किसके, एक्सपायरेशन के थ्रू, पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारा आ गया एब्डोमिनल ऑर्गन। वो क्या करते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन, और इसके साथ ही लिख लो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रेशर इन द लंग्स, ये लास्ट है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गन वाले में क्या होता है। तो एब्डोमिनल ऑर्गन क्या करते हैं कि मूव्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, और जो इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है, अब फिर एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, मूव्स अपवर्ड एंड बैक टू पोजिशन। यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यहाँ पे इंक्रीज होती है और यहाँ पे डिक्रीज होती है। ठीक है, एंड जो प्रेशर इन द लंग्स है, यहाँ पे क्या होता है, लेस एज कंपेयर टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे होता है मोर एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने मैकेनिज्म तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पूरा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज के। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटीज पे डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मलिटीज इन रेस्पिरेशन, जैसे कि टेकेपनिया आपने पढ़ा होगा। टेकेपनिया क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो रेट है वो मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है, तो उसको हम टेकेपनिया बोलते हैं। ब्रेडिपिनिया बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट हो जाए तो। फिर उसके बाद जो कंडीशन आती है और डिस्निया आती है। डिस्निया में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज एपनिया। एपनिया में क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 मोर देन 20 सेकेंड्स। अगर 20 सेकेंड्स से ज़्यादा के लिए अगर ब्रीदिंग सीजेशन हो जाती है तो इसको बोलते हैं एपनिया। देन भी फिर हाइपर एपनिया, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रिक्वायर्ड टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी। जितनी बॉडी की डिमांड है उतनी अगर ब्रीदिंग की डेप्थ नहीं मिल पा रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं। नेक्स्ट विद ऑर्थोपेनिया, तो पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। अगर पेशेंट ब्रीथ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपराइट पोजीशन में ही ब्रीथ कर सकता है, इट इज कॉल्ड ऑर्थोपेनिया। एंड फिर हाइपर वेंटिलेशन क्या है, इट इज रैपिड और डीप ब्रीदिंग अकर विद एंजाइटी। अगर एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक आया है और उसके साथ साथ अगर वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है कि डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। एंड जो हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं तो उसमें रिड्यूस अमाउंट ऑफ एयर एंटर्स इन द एल्वेलाई, तो उसका अमाउंट घट जाता है, ठीक है। एंड इन द लंग्स रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो उसके कारण से अमाउंट घट जाएगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। देन वी हैव हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपको पता ही होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अगर टिश्यू में उसको अमाउंट कम हो रही है उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोक्सीमिया। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाना, इट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। अब मैं 3 चीज आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है। दैट इज काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन एंड स्मॉल रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन। तो काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन साइकिल बिगिंस एज स्लो shallow respiration which gradually increases to abnormal rate and depth, then again becomes slow and shallow followed by apnea। apnea के साथ साथ अगर कंडीशन में पहले स्लो रेस्पिरेशन चल रहा है उसके बाद वो बढ़ रही है एंड फिर से दोबारा से स्लो हो रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोस्मॉल रेस्पिरेशन। इसमें क्या, रेस्पिरेशन आर एबनॉर्मली डीप, रेगुलर and with increased rate, ठीक है। it is also known as fruity acetone breath, it is often associated with severe metabolic acidosis। तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मली डीप होती है और रेगुलर होती है एंड विद इंक्रीज करती है रेट, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूटी एसीटोन ब्रीथ। इसको हम फ्रूटी एसीटोन ब्रीथ भी बोलते हैं। एंड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस से, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस से एसोसिएटेड होती है। देन वी हैव थर्ड बोट्स बायोट्स रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन आर एबनॉर्मली शैलो फॉर 2 or 3 ब्रीथ्स फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया। अगर उसको अपने के पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके साथ साथ ये चीज कंडीशन होगी, ठीक है। सीन इन पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिनके जो पेशेंट पाए गए हैं इस कंडीशन के साथ वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज होता है उनका। एंड एसोसिएटेड विद स्पाइनल मेनिंजाइटिस, उसको मेनिंजाइटिस होती है, इन्फ्लामेशन इन मेनिंजेस एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी उनको हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये रेस्पिरेशन हमारा खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और ब्लड प्रेशर के बाद पूरा वाइटल साइन हमारा खत्म हो जाएगा। वाइटल साइन को हम इसको एक लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताना मेरे नज़र में सही है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन भी कोई भी हो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम
ब्लड प्रेशर अपना कंप्लीट करके फिर अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। टिल देन गो एंड वॉच आवर अदर लेक्चर्स। एंड एक टॉपिक और मैंने शेयर किया है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एमएसएम, ठीक है, उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।